So as we have done all the questions that were left from CSC, now let's move to CDS. Okay, so first question क्या है अपना इसमें? A bill is deemed to be a money bill. तो मनी बिल मैंने बहुत बार आपको समझा दिया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं मनी बिल पे. आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए. इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन होगा, टैक्स का बिल्कुल होगा मनी बिल के अंडर. अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी होगा. मैंने आपको बताया था कि जो इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स होते हैं, अगर आपको फाइन्स है या फिर जो भी पेनल्टी है या फाइन है लाइसेंस के लिए, तो दैट विल नॉट कम अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, तो फाइन्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए थोड़ा ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजंस होंगे. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2. नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा आर्टिकल है, लाइक अगर आप देखोगे 343 इज नॉट करेक्ट, सेंट्रल फीचर नहीं है. देखिए जो 343 है वो क्या बोलता है कि जो आपकी हिंदी है उसको क्या किया जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा. ठीक है, इन देवनागरी स्क्रिप्ट. तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की थी, ना कि नेशनल लैंग्वेज की. सो ये 2 सही है आपका. जब 2 सही है तो मतलब 2 तो नहीं होना चाहिए आंसर में. सो 1, 3, 4. सो ये आपके तीनों स्टेटमेंट गलत हैं. उसने बोला इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज इन ऑफिशियल पर्पसेस. देखिए उसने बोला था इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी यूनियन में, यूनियन के उसमें क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाएगी फॉर 15 ईयर्स के लिए. उसने बोला था यूज की जाएगी, बट उसको लेटर ऑन एक्सटेंड कर दिया गया था. और ये भी नहीं है, इफ़ 2 और मोर अग्री करती हैं तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी कम्युनिकेशन के बिटवीन स्टेट, तो ये भी नहीं बोला गया है 343 में. सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए पार्ट आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ये फाइनेंस कमीशन वाला है ना, इसके लिए मैं एक छोटी सी अलग वीडियो लाऊंगी जिसमें हम सारे के सारे फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम सब करेंगे उसमें. ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपको फाइनेंस कमीशन से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा है जो रिपील कर दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये दोनों तो कर दिए, ये तो आपको पता ही है. देखिए जो एबॉलिशन ऑफ, जब आपने प्राइवेट काउंसिल को एबॉलिश ही कर दिया तो उसको फिर से क्यों तुम रिपील करोगे, है ना. तो ये तो नहीं होगा. एंड जो डिटेंशन एक्ट है वो भी आपने रिपील नहीं किया है. सो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2. इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ आपको. चलिए नेक्स्ट इज इलेक्टोरल गवर्नमेंट के बारे में है. उसने बोला क्या ये जो सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल होता है इलेक्शन का, क्या वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है? ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है. देयर इज 1 जनरल इलेक्टोरल रोल. देखिए हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सिर्फ एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होती है, दैट इज करेक्ट. पार्लियामेंट के पास पावर होती है टू मेक लॉज रिलेटिंग टू डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो जो भी लॉज होंगे वो कौन बनाएगा? डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड पार्लियामेंट बनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो वैलिडिटी देखेगा लॉज रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन. देखिए ये इनकरेक्ट है, आंसर ये आ जाएगा. ऑल्दो अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है उसके जो ऑर्डर्स होंगे वो उसको भी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, उसको इम्यून नहीं किया जाएगा. ठीक है, वैसे जो डिलिमिटेशन का काम होता है वो डिलिमिटेशन कमीशन ही देखेगा, पार्लियामेंट ही उस पर लॉज बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट उतना ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करता उसमें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास. देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करा दिया. सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, क्या ये है? बिल्कुल है. ये आती है आर्टिकल 338A में आती है. ठीक है, देन उसके बाद विमेन नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है, ह्यूमन राइट कमीशन भी नहीं है. ये जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन आया था ना, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसके लिए एक एक्ट आया था, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था, तो उसी के अंडर था ये आपका. ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ओनली. अब ये कैग है, कैग का भी मैंने आपको बता दिया था. सो कैग उसने बोला 6 ईयर्स के लिए ऑफिस होल्ड करके रखता है और 65 ईयर्स, तो ये भी मैंने बताया सही है. पावर ऑफ कैग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आती है, सही है. क्या कैग मल्टी मेंबर बॉडी है? नहीं, कैग सिर्फ एक ही बंदा होता है आपका, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता ही है, बट मल्टी मेंबर बॉडी नहीं होता है. सो 3 कैंसिल. कैग मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड्रेस फ्रॉम बोथ द हाउसेज, बिल्कुल सही है. कैग वैसे ही रिमूव होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है, तो ये भी आपका सही है. सो 1, 2, 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट. ये बहुत बार पूछ लिया गया है, तो ये क्या करता है? क्या ये रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट राइट को ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब? जी हाँ करता है. जिनका हु हैव बीन ऑक्यूपाइंग, जो फॉरेस्ट लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं बिफोर 25 अक्टूबर 1980, ये सही है आपका. उसने बोला ये जो ओनर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या वो स्टेट या यूटी के पास होता है? ये भी सही है. ठीक है,
क्या एक्ट सीक टू रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट सर्टेन फॉरेस्ट राइट, क्या ये कुछ फॉरेस्ट राइट उनको देता है, किनको देता है, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब है या फिर जो भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनको दी जाती है। तो ये सही है, ये तीनों ही सही है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाफ्टा पे है। नाफ्टा जो आपका है ये क्या है, एक मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बोल सकते हो, जोन बोल सकते हो, बिटवीन 3 कंट्रीज के बीच में है। अब एक दूसरे के यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्री ट्रेड कर सकते हो तुम, बट ये किन के बीच में होगा, जो थोड़ी पास पास में होगा, जैसे यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। सो आंसर इज दिस। अब उसने बोला इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो शेड्यूल कास्ट को प्रोटेक्शन देते। देखिए आर्टिकल 17 तो है ही है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फिर सिविल राइट्स भी देगा ही देगा, एंड शेड्यूल कास्ट तो देगा ही देगा। तो 1, 2 एंड 3 ये आप कॉमन सेंस से कर सकते हो आंसर। अच्छा उसने बोला जो 352 है जहाँ पे आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो किस बेसिस पे लगती है। वॉर होगा, जी हाँ। एक्सटर्नल एग्रेशन, जी हाँ। आर्म्ड रेबेलियन, जी हाँ। देखिए पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला जाता था, बट उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया था विद द आर्म्ड रेबेलियन 44th अमेंडमेंट एक्ट, बिकॉज दिस इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था वो थोड़ा सा वेग था। ठीक है, सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इज और नॉट करेक्ट। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपरेशन, ये अभी हमने पिछले उसका पढ़ा क्वेश्चन, अभी रिसेंट ये वाला करा रही थी मैं आपको, इलेक्शन कमीशन वाला, तो ये सही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज अ डेट ऑफ इलेक्शन इज अनाउंस्ड, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये भी सही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब आएगा आपका, जैसे ही आपका इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। लॉज रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, लॉज बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। नो इलेक्शन शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, बिल्कुल सही। अगर आपको इलेक्शन की मतलब कि अगर आपने कोई भी इलेक्शन को क्वेश्चन करना है कि यार ये सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है, आपको पहले इलेक्शन पटिशन डालनी पड़ेगी, तो ये भी आपका सही है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 3 ओनली, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज NCST के बारे में बोला गया है। अगेन आ गया आपका 338A आर्टिकल। उसने बोला इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शेल कंसल्ट कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसीज। क्या यूनियन एंड एवरी स्टेट कंसल्ट कर सकती है, बिल्कुल करती है। ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन एंड इट्स रिकमेंडेशन शेल बी लेड ओनली बिफोर लोकसभा। क्या ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सामने ही प्रेजेंट की जाएगी। कमीशन वाइल इन्वेस्टिगेटिंग उसके पास सिविल कोड की पावर्स होती हैं, एंड कमीशन हैज़ द पावर टू रेगुलेट, ये भी सही है। सो ये भी सही है, ये भी सही है। दिस इज नॉट करेक्ट, क्यों, बिकॉज जो रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट को दी जाती है। पहले तो किसको दी जाती है, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट किसके पास भेजता है, पार्लियामेंट के पास भेजता है, मतलब दोनों के सामने प्रेजेंट की जाएगी। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी पार्ट। कोई भी रिपोर्ट आपकी ऐसी जो भी रिपोर्ट्स होती है एनसीएससी की, एनसीएसटी की, क्या की रिपोर्ट है, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी पहले, फिर जाके प्रेसिडेंट किसको देगा, पार्लियामेंट के पास भेजेगा। ठीक है, सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे सेम होता है गवर्नर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हरियाणा पंचायती राज के लिए क्या क्या कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें था कि एक फंक्शनल टॉयलेट होना चाहिए घर पे, पेमेंट स्लिप होनी चाहिए पावर बिल की, और एक कोऑपरेटिव लोन डिफॉल्टर तुम नहीं होने चाहिए। सो इसका आंसर इज 1, 2, 3, और एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें इतना। क्रोनोलॉजिकली बोला है बेस्ड ऑन द सेम बेसिस ऑफ देयर डेट ऑफ सेटिंग। देखिए ये जो है ये सारा आपका जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर बनी गई थी। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बनी गई थी। सो सबसे पहले जो आपकी थी वो थी सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन बना था आपका 1983 में बना था। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका 11th फाइनेंस कमीशन 1998 में आया। उसके बाद आपका आता है दैट इज सेकेंड ARC 2005, एंड पुंशी कमीशन आता है 2007 में। ठीक है, सो आंसर आपका आ जाता है इसका ए पार्ट। इसमें से उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो प्रोटेक्ट की जाती है विदाउट मेकिंग, मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करोगे तो भी प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए पेटेंट के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ट्रेडमार्क के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता है, बट कॉपीराइट के लिए यू नीड नॉट टू मेक एनी रजिस्ट्रेशन, बट स्टिल यू विल बी प्रोटेक्टेड। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप देख लो कि इनमें से कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जिनमें कुछ सर्टेन मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है अगर आपको इलेक्शंस में
करना है। सो इट्स हरियाणा एंड राजस्थान। सो आंसर इज 2 and 4, और इसमें समझाने वाला नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, उसने बोला डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। डेलीगेशन मैंने आपको बताया था कि जो आपकी हायर अथॉरिटी है वो लोअर अथॉरिटी को पावर देती है, दैट इज डेलीगेशन। इसने बोला एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे रहे हो। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मीन्स कॉन्फरिंग अ स्पेसिफाइड अथॉरिटी बाय लोअर अथॉरिटी। देखिए, लोअर अथॉरिटी कभी हायर को नहीं दे सकती है पावर, ठीक है ना। सो ये नहीं होगा। इट इज़ अ मैथड ऑफ डिवाइडिंग अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है, जब भी अथॉरिटी को डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एंड इट इज सब्जेक्ट टू सुपरविजन और रिव्यू हो सकता है इसका, ठीक है। चलिए, जॉइंट सिटिंग पे आ गया। उसने बोला इसमें से कौन सा है जिसपे आप जॉइंट सिटिंग करा सकते हो। तो मैंने आपको क्या बोला, मनी बिल पे नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे नहीं होती, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल होता है जिसपे आपकी क्या होती है, जॉइंट सिटिंग होती है। अब आता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्या इसने मैंडेटरी किया था 3 tier सिस्टम फॉर ऑल द स्टेट्स। मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ाया था। मैंने ये बोला कि सारी की सारी स्टेट्स नहीं होती हैं, जो 2 million पॉपुलेशन से जिनकी क्या होती है, कम होती है, मतलब 20 लाख से जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, उनको ये बोला गया था कि आप 2 tier भी कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे, शुड बी इलेक्टेड फॉर 5 years के लिए, बिल्कुल सही है। देयर शुड बी मैंडेटरी 1/3 सीट्स होनी चाहिए पंचायत में वुमेन के लिए, ये भी सही है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 and 3 मैंडेटरी प्रोविजंस हैं ये। अब आते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं। उसने बोला जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है किन की एडमिशन्स के लिए, SC/STs की एडमिशन के लिए। कहाँ पे इनके एडमिशन के लिए, कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो अगर आपको SC/ST को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर उनका एडमिशन कराना है तो स्टेट क्या कर सकती है, उसके बारे में लॉ बना सकती है, मतलब स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, सॉरी ये सही है। क्या वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है अगर SC/STs का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराना हो जो एड किया जाता है बाय द स्टेट, बिल्कुल कर सकती है। आप देखते हो ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी SC/STs का रिजर्वेशन सॉरी स्पेशल प्रोविजंस हो सकते हैं। देन उसने बोला है प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट एडेड बाय द स्टेट हो, वहाँ पे भी बना सकती है। बट अगर आप लास्ट वाला स्टेटमेंट देखोगे, उसने बोला माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी लगा सकती है क्या, जो 30, जी नहीं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं बना सकती स्पेशल प्रोविजंस, बट इन तीनों के लिए बना सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है जो अवेलेबल होता है सिविल सर्वेंट्स को। ये भी मैंने अभी आपको, ये भी PYQ है आपका, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है तो ये था 311 आंसर था, ये भी मैंने आपको करा दिया। 310 क्या है, 10 से टेन्योर याद रखना, उनके टेन्योर के बारे में बात करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज 312, 312 बोलते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं वो होनी चाहिए आपकी, विच विल बी जॉइंट, जो जॉइंट होंगी, मतलब स्टेट का भी देखेंगी और यूनियन का भी देखेंगी, ठीक है। एंड व्हाट इज अबाउट 317, ये होता है आपका रिमूवल का, ठीक है, जो भी सिविल सर्वेंट्स है उनके रिमूवल का, हो गया। अब उसने बोला जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो क्रिएट की गई थी, ये मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ये एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट का, उसके बाद आपका ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन आया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है। उसने बोला जो पावर होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव की, वो मतलब यूनियन की जो पावर है वो स्टेट पे आ जाएगी, बिल्कुल सही है। यूनियन एग्जीक्यूटिव इशू कर सकता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ आती हैं स्टेट गवर्नमेंट में उनकी सैलरीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल सही। गवर्नर के पास सेम पावर्स नहीं होती जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी सही है। अगर गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइज, देखिए जब भी आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो वो गवर्नर नहीं, वो प्रेसिडेंट लगाएगा आपका। सो दिस इज इनकरेक्ट। अब आ गया फिर से NHRC। तो NHRC देखिए, NHRC क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो आपका 3 साल तक चलता है एंड 70 years लास्ट, ठीक है। 3 साल मैक्सिमम आप रह सकते हो या फिर जब तक आप 70 years अटेन ना कर लें। इंक्वायरी कर सकते हैं क्या वो अपने, बिल्कुल कर सकते हैं। पिटीशन डाल सकते हैं,
इंक्वायरी ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड, अगर कोई पिटिशन डाला गया विक्टिम के द्वारा तो क्या वो इंक्वायरी करेगा? बिल्कुल, यही तो काम है उनका। क्या वो जेल्स में विजिट करेंगे? बिल्कुल सही कर सकते हैं। अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, क्या ह्यूमन राइट्स के उसमें रिसर्च कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ये सारे के सारे जनरल स्टेटमेंट है और इनका गलत होने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो। सो हम क्या लेंगे? सो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। अब आपने इसके प्रोविजंस देखे होंगे या फिर इनकी कंडीशंस देखे होंगे कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना है एज अ नेशनल पार्टी तो क्या होना चाहिए? तो उसको उस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी स्टेट में वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए? कम से कम 4 स्टेट्स में वो क्या होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। अब आ जाता है अटॉर्नी जनरल पे, फिर से आ गया। क्या वो फर्स्ट ऑफिसर होता है? ही इज एंटाइटल टू द प्रिविलेजेस हिज होल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए वो लॉ ऑफिसर भी होता है, उसको प्रिविलेजेस भी मिलती हैं। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट की होती है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने ये भी बता चुकी हूँ, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। ठीक है, कि होल टाइम काउंसिल होता है क्या गवर्नमेंट का? जी नहीं, मैंने बोला था दैट एजी इज नॉट मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसीलिए वो काउंसिल नहीं होगा। सो आंसर इज 3 ओनली। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम में कौन था आपका? हांगकांग था। अब आता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे क्वेश्चन आता है। उसने बोला है फिर 5 ईयर्स फ्रॉम द, इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर के बारे में पूछा कैसा होता है। जिस दिन डेट ऑफ इलेक्शन, आज डेट ऑफ इलेक्शन बोल दिया है तो क्या तब से 5 साल होंगे, या फिर जिस दिन वो फर्स्ट मीटिंग होगी तब से 5 साल काउंट किए जाएंगे? तो आप खुद बताओ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा लॉजिक लग रहा है? ऑब्वियसली ये। अब डेट ऑफ इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन हो उसके बाद से तो ना 5 साल काउंट करेंगे। ऑब्वियसली जिस दिन फर्स्ट मीटिंग होंगी तभी से 5 साल काउंट होंगे। 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द, ये नहीं है आपकी, गलत है। फिर से आपका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। उसने बोला जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं उनका जो ऑडिट करता है वो कौन करेगा ऑडिट? मैंने आपको बताया था कौन कर सकता है। स्टेट का हो या सेंटर का हो, कौन करता है? कैग करता है। ठीक है, बाकी जो पंचायत वगैरह का होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लोकल फंड ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट करती है ये अपने पंचायत का ऑडिट करने के लिए। ठीक है, कैग है वो किसका करेगा? स्टेट और यूनियन का। ऑडिट रिपोर्ट जो होती है कैग की, कौन सबमिट करता है? अकाउंट ऑफ द यूनियन शेल बी सबमिटेड टू, किसको सबमिट किया जाएगा? क्या करेगा? प्रेसिडेंट को। आगे प्रेसिडेंट किसको करता है? पार्लियामेंट को। ठीक है, अब ये फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया आपका। क्या आपका जो इलेक्शन कमीशन है नॉट करेक्ट, क्या वो प्रिपरेशन करता है इलेक्टोरल रोल? बिल्कुल करता है। कंडक्ट करता है इलेक्शन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर? बिल्कुल करता है। क्या वो कंडक्ट करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट? बिल्कुल करता है। क्या वो अपॉइंटमेंट करता है रीजनल कमिश्नर्स को? जी नहीं। अपॉइंटमेंट का काम किसका है? जी प्रेसिडेंट साहब का है। रीजनल कमिश्नर करेगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन एडवाइस करता है, एडवाइस लेता है प्रेसिडेंट उनसे, बट अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पे इज नॉट करेक्ट। जो यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था ह्यूमन राइट चार्टर ऑन 10 दिसंबर 1948, ये सही है। जो कुछ प्रोविजंस है आपके फंडामेंटल राइट्स के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिमिलर है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। बिल्कुल है, सम की बात है ना, है। जो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कुछ दी गई हैं तो ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स में आएगा वो। क्या राइट टू प्रॉपर्टी ह्यूमन डिक्लेरेशन में नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए ह्यूमन राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी आता है, तो ये नॉट करेक्ट हो जाएगा। क्या इंडिया सिग्नेटरी है? बिल्कुल है हम ह्यूमन राइट्स के। चलिए फिर से आ गया आपका इंटरस्टेट काउंसिल है। जो इंटरस्टेट काउंसिल सेटअप किया गया था, इंटरस्टेट काउंसिल कौन से एक्ट से होता है? 263 एक्ट से इंटरस्टेट काउंसिल बनता है। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। अब किसके रिकमेंडेशन पे आया था? ये सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था। सरकारिया कमीशन कब बना? 1983। ठीक है, पुंछी कमीशन कब आया था? 2007। राजमन्नर कमीशन किसने कराया था? तमिलनाडु गवर्नमेंट थी, उसने कराया था। अब मंगेरी लाल जो कमीशन है उसने ये बोला था, मतलब ये बिहार के सीएम थे, कौन? कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वो सीएम थे। उन्होंने ये चीज़ बोला था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है ना उनको और ज़्यादा डिवाइड कर दिया जाए, कि जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस हैं उनमें एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस में कर दिया जाए। ठीक है, और इनको अभी 2024 में ये डिक्लेयर किया गया था दैट ही विल बी अवॉर्डेड विद द भारत रत्न पोस्टह्यूमसली। ठीक है, और ये जो राजमन्नर हुई थी, ये हुई थी आपकी 1969 में, ये याद रख लेना ईयर्स। ठीक है,
और कर्पूरी ठाकुर जी मैंने आपको बता दिया, उनको क्या बोला गया है कि भारत रत्न दिया जाएगा, और उन्होंने बोला था दैट वी शुड रीक्लासिफाई द बैकवर्ड क्लासेस इनटू एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, हो गया। आंसर क्या है इसका? ये। हाँ, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जब होती है, कौन सी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होती है? ये तो इजी है, 2021 नहीं होती, बाकी सब हो जाती है। इसमें से कौन सा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कौन बना सकते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन? अंबेडकर जी। ये फैक्चुअल है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ, आशीष नंदी है, बाकी इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चेंज ब्रॉड अबाउट एन इंडियन इंडिपेंडेंस? इसमें से कौन सा जो चेंज नहीं लाया गया था, इज नॉट अ चेंज ब्रॉट बाय द, इसमें से कौन सा है जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने नहीं बोला था? उसने बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अमेंड किया जाएगा और इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। जी हाँ। इंडिया सीज टू बी अ डिपेंडेंसी, हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बिल्कुल सही था। क्राउन वॉज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जी नहीं, क्राउन को बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं दी गई थी, सो नॉट करेक्ट है। और गवर्नर जनरल को हेड बनाया जाएगा इंडियन डोमिनियन का उस टाइम पे, क्योंकि पहले तो इंडियन डोमिनियन ही बना था ना, माउंट बेटन था गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट आता है पार्ट 9 की बात कर रहा है वो, पंचायत की। चेयरपर्सन ऑफ पंचायत नीड्स टू बी डायरेक्टली, देखिए जो चेयरपर्सन होता है वो आपका डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता, ही और शी इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो पहला ही इनकरेक्ट आ गया। बाकी देख लेते हैं हम। स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर और नॉट ऑफिस ऑफ चेयरमैन इन पंचायत रिजर्व फॉर, तो बिल्कुल सही है। आप रिजर्वेशन देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। अनलेस डिजॉल्व अर्लियर एवरी पंचायत कंटिन्यू, मतलब अगर डिजॉल्व नहीं होती है, नॉर्मली इसका पीरियड कितना होता है, 5 साल का, सही है। स्टेट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ मेक प्रोविजन फॉर ऑडिट, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया अभी कि अगर आप चाहते हो कि पंचायत का ऑडिट हो तो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, और कोई भी अथॉरिटी मतलब ऑडिट अथॉरिटी बना सकती है ऑडिट करने के लिए। ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स CDS 2 2019। ओके, हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स? देखिए जो जोनल काउंसिल बनी थी, ये सेटअप हुई थी अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसीलिए स्टैट्यूटरी हैं, तो ये याद रखना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जोनल काउंसिल बनी। कितनी जोनल काउंसिल बनी थी? 5 जोनल काउंसिल्स बनी। कौन कौन सी? आपकी एक हो गई नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, एंड एक थी आपकी सेंट्रल। ठीक है, बट एक और काउंसिल थी आपकी, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाई थी आपको। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो थी वो नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट से ही आई थी। ठीक है, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से नहीं आई थी। और ये जो जोनल काउंसिल होते हैं, इनका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है? होम मिनिस्टर होता है। ठीक है, और वाइस चेयरमैन क्या किया जाता है? आपस में से चुना जाता है रोटेशन वाइज स्टेट्स में। What is the next question? ओके, उसने बोला ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने विमेन के लिए सीट्स रिजर्व करी थी? तो वो आपका एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो इस पे जो आया है, हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये तो CDS में आया है, बट यही क्वेश्चन पूछा गया था CSC में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 2021 में था शायद, हाँ 2021 में था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विमेन के लिए क्या सीट्स रिजर्व करी गई हैं 1935 में। तो आप यहाँ से भी कर सकते थे वो आंसर, अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया होता तो। ठीक है, चलिए पंचायत पे आ जाता है। पंचायत क्या लेवी कर सकती है टैक्सेस? बिल्कुल कर सकती है। अ पर्सन हु हैज़ अटेन, ये भी मैंने अभी आपको पिछले वीडियोस में बता दिया, इट्स नॉट 25, इट्स 21 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, सो एवरी पंचायत शैल ऑर्डिनरी कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स, बिल्कुल सही है, 5 साल तक रहेगा। एंड अगर वो डिजॉल्व हो जाती हैं और अगर जो पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही होगी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, सो आंसर क्या है आपका इसमें? बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पिलर्स क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के? तो ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या पिलर्स है? इक्विटी, इंक्लूजन, प्रोडक्टिविटी। देखिए जहाँ पे भी आपको सस्टेनेबिलिटी वर्ड आता है, इट्स अ पॉजिटिव, तो वो आंसर होगा आपका। ठीक है, पॉजिटिव उसमें है ना कि पिलर कौन सा है, तो सस्टेनेबिलिटी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट इज BR अम्बेडकर ने ऐसा कौन सा आर्टिकल को बोला था दैट इट्स अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? तो लास्ट रिजॉर्ट था आपका 356, दैट इज प्रेसिडेंट रूल के लिए उन्होंने बोला था किसको एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, 352 तो पता ही है नेशनल इमरजेंसी के लिए होता है, और ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए।
अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ, आपका डिपार्टमेंट आता है इसमें हैवी इंडस्ट्री का और डिपार्टमेंट आता है पब्लिक एंटरप्राइजेस का, ठीक है। ये फैक्चुअल है तो इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। इसने बोला इसमें से कौन सा है, कौन सी स्टेट है यहाँ पे पंचायत के प्रोविजंस जो है वो लागू नहीं होते, इम्प्लीमेंट नहीं होते, कौन सा है? दैट इज़ योर मेघालय। तो मेघालय है जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, ये बताया कि कौन सी सबसे पहले बनी थी। अगर आप इनमें से देखोगे तो जो आपका सबसे पहले बना था इलेक्शन कमीशन इन 1950 में हुआ था। उसके जस्ट बाद आपका क्या बना, प्लानिंग कमीशन बनाया गया, 1950 में ही बना। देन फाइनेंस कमीशन, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था वो बना 1951 में। एंड देन आप इन्वेस्टमेंट कमीशन आपका बना था 2004 में हुआ था। और ये 3 मेंबर कमेटी होती है, ठीक है, कमीशन होता है, 3 मेंबर बॉडी बोलो, कमीशन बोलो। अब आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये क्या इनैक्ट 2013 में इनैक्ट हुआ था, रोल्ड आउट हुआ ये 2014 में, ये दोनों सही हैं। एक्ट लीगली इंटाइटल करती है 67% ऑफ द पॉपुलेशन की उनको हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलेगा, सही है। एक्ट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द, देखिए जब भी फूड की बात आ रही है तो फूड के लिए कोई नहीं है कि इस ये वाली स्टेट को देना, वो वाली स्टेट को नहीं देना, तो हर एक को होगा। तो नॉट करेक्ट क्या आ जाएगा आपका, डी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज रिलेटेड टू 338A? मैंने आपको ऊपर भी बता दिया दैट इट इज ST से रिलेटेड है, दैट इज 338A, ठीक है। SC क्या होगा, सिर्फ 338 होगा ये, एंड ये हो जाएगा 338B। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्टैट्यूटरी है, मीन्स ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में आया था, तो उसके अंडर बनी थी ये आपकी। अब आता है पंचायत से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू पंचायत इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है। दैट लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ, ये भी ऊपर देख लिया हमने कि लॉ बनाएगी कौन, बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर। पंचायत आर मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द पंचायत। पंचायत का मतलब क्या है, जो टेरिटोरियल एरिया होता है। ग्राम सभा में क्या होता है, देखिए ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में होता है, तो ये सही है। जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती हैं SC STs के लिए, क्या वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती? बिल्कुल करती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना 1/3 ऑफ द, 1/3 किसका, तो पॉपुलेशन पे ही डिपेंड करेगा ना। ऐसे थोड़े ना कि हर स्टेट को अगर 10 हैं, 10 लोगों को रिजर्वेशन है तो सब स्टेट्स में 10 लोगों को ही रिजर्वेशन होगा, ठीक है। तो नॉट करेक्ट क्या आ जाएगा, डी पार्ट। अब आता है यहाँ पे, उसने बोला है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने कौन सी कैटेगरी के बारे में नहीं बोला गया है, तो वो है आपकी रीजनल पार्टीज के लिए, ठीक है। अब आता है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो कौन होता है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इजी। अब आ जाता है नीति आयोग पे। उसने बोला है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। तो नीति आयोग का काम क्या होता है, नीति आयोग होता है थिंक टैंक, ये सही है। ये जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं इनको इवैल्यूएट करता है, मॉनिटर करता है ना, ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक प्लेटफॉर्म रेजोल्यूशन इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट, प्रोवाइड क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रैटेजिक इनपुट, मतलब जो भी आपके डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं उनमें कुछ ना कुछ इनपुट देता है, बिल्कुल सही है। पर क्या वो रेजोल्यूशन, मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या उसको देखेगा? देखिए ये जुडिशियल बॉडी नहीं है या क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी एक प्लान करने के लिए बॉडी बनाई गई थी, थिंक टैंक है वो, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टी पार्ट, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसने बोला जो पुंछी कमीशन आया था सेंटर स्टेट पे, ये तो बता दिया मैंने आपको, हैज़ रिकमेंडेड, 2007 में आया था, ठीक है। इसने रिकमेंड क्या किया था, द डिस्पोजल ऑफ अ बिल रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। उसने बोला कि जो भी बिल रिजर्व किया जाएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास, मतलब तो उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। कितने मंथ के अंदर अंदर डिस्पोज करना पड़ेगा, 6 मंथ के अंदर डिस्पोज करना पड़ेगा। ऑल्दो ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था बट ये रिकमेंड किया गया था। अब आता है पंचायती राज सिस्टम से। उसने बोला ऑल द सीट्स जो हैं पंचायत की वो डायरेक्ट इलेक्शन से होगी, बिल्कुल सही है।
ग्राम सभा में क्या होगा, इलेक्टोरल रोल्स जितने भी है, तो ये भी अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि ग्राम सभा में वही पर्सन होंगे जो इलेक्टोरल रोल में होंगे। चेयरपर्सन जो होगा इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ पास्ड बाय ईच स्टेट एंड ऑल स्टेट इन इंडिया हैव अ 3-tier पंचायत। तो 3 tier वाला तो पहले ही गलत है, मैंने बोला था जो 2 मिलियन से कम जिनकी पॉपुलेशन होगा वहाँ पे आप 2 tier भी कर सकते हो। सो 4 वाला तो आपका इनकरेक्ट आ गया। 1, 2, 3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि जो चेयरपर्सन होगा वो कैसे होगा, पंचायत में इलेक्ट कैसे होगा, इन अकॉर्डेंस विद जो भी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ पास करेगी। अब आता है इलेक्शन ऑफ द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो सही है, ये आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने बोला था। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जी नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, बट स्टेट का कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड गलत, 1 and 3 आंसर। सो स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या पावर्स होती है कि वो पंचायत की इलेक्शन से रिलेटेड लॉज बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। हाँ, अब उसने बोला इसमें से जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें रिजर्वेशन दी गई है, किसको, विमेन को रिजर्वेशन दी गई है पंचायत में। सो दैट इज आर्टिकल 243D। ठीक है, ये जो आर्टिकल 243C है, ये मैंने आपको बताया था कि अभी जो ऊपर वाला हमने पढ़ा ना कि डायरेक्ट इलेक्शंस होनी चाहिए, तो ये 243C के अंडर आता है डायरेक्ट इलेक्शंस का। 243E जो है वो किसके लिए है, वो ये है कि टेन्योर कितना होना चाहिए, कि कम से कम 5 साल तक वो पंचायत का जो टेन्योर है वो 5 साल का होना चाहिए। और व्हाट इज 243B, सो 243B के अकॉर्डिंगली क्या है कि पंचायत होनी चाहिए एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक स्टेट में। ठीक है, और इस ये एक और चीज़ करता है, ग्राम सभा को भी डिफाइन करता है कि ग्राम सभा में कौन कौन होता है। ठीक है, सो ये आर्टिकल है सारे के सारे आपके। नेक्स्ट आपके पास जो ये 101 अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसमें जीएसटी आया था, इसमें से कौन सी कैटेगरी जो इन्वॉल्व नहीं होती है। तो जीएसटी में क्या क्या होता है आपके पास, सेंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो होता है, इंटीग्रेटेड भी होता है और जीएसटी भी होता है, बट ये जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो नहीं होता है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी पार्ट। अब वो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट होता है उसका क्या काम होता है, इट इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होता है। क्या ये इन्वेस्टिगेट करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ये इन्फोर्स करता है जो फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है उसको ये इन्फोर्स कराता है। जो भी आपका मनी लॉन्ड्रिंग होता है, आप देखते हो ना कि रेड पड़ रही है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, डीओई की रेड पड़ रही होती है, तो वो क्या करता है, मनी लॉन्डर को प्रिवेंट करता है। देन प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। देखिए आजकल क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, आपके नाम पे ज़मीन है, बट आप क्या करते हो, उसको कोई अपने रिश्तेदार के नाम पे कर देते हो, है ना, सही ओनर तो तुम ही बट नाम उसका आ रहा है ना, तो दैट इज़ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, तो उसके खिलाफ होता है। इसका आंसर क्या है, तो ये जो बेनामी वाला है ना, ये आपका डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट नहीं देखेगा, आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो देखता है। सो इसका आंसर इज डी पार्ट, नॉट करेक्ट उसने पूछा है, बाकी की सारी आपकी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड अ प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी को इम्यून किया है। मैंने आपको बार बार बताया है, एक होता है 42 अमेंडमेंट एक्ट, होता है 44। 42 में क्या किया गया है, सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया है, इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, बट 44 में उस चीज़ को ठीक किया गया है, बिकॉज 42 के जब 42 हुआ था तब आपका इमरजेंसी चल रहा था। सो इम्यून कौन करेगा, इम्यून आपको 42 ही करेगा, क्योंकि सेंटर को पावर कौन दे रहा है, 42, तो इसीलिए इमरजेंसी को इम्यून कौन करेगा, 42 ही करेगा। बाद में इसको ठीक कर दिया गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट से कि नहीं होगी इम्यून। अब ये वाला भी मैं क्वेश्चन आपको ऊपर करा चुकी हूँ कि 352 में जो इमरजेंसी लगती है किन ग्राउंड्स पे लगती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से नहीं, दैट इज आर्म्ड रेबेलियन होता है। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को क्या कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था विद द आर्म्ड रेबेलियन। क्यों, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था, नॉट पूछा ना उसने इनमें से कौन सा जिसमें से नहीं लग सकती आपकी इमरजेंसी, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले वर्ड यूज़ किया गया था, बट बाद में इसको चेंज कर दिया गया था। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 44 अमेंडमेंट एक्ट था। क्यों कर दिया गया था, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत वेग टर्म थी,
ठीक है, तो पता ही नहीं चल रहा था व्हाट इज इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो कुछ भी हो सकती है, सो इसीलिए वो आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, अब उसने बोला है देर इज वन जनरल इलेक्टोरेट फॉर एवरी, ये भी मैंने ऊपर बता दिया तो सही है। नो पर्सन इज इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या कास्ट या सेक्स या रेस के बेसिस पे आप किसी को भी इन एलिजिबल नहीं कर सकते कि वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये भी सही है। अब उसने बोला एक सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब 18 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, मतलब नॉट लेस देन 18 ईयर्स, तो वो वोट देने की उसके पास क्या है, राइट है, अनलेस, कब तक, अगर वो कोई भी लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई ना हुआ हो। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें। तो अब उसने बोला है ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी इमरजेंसी नहीं है, हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, इजी। अब इलेक्शन कमीशन पे आ गया, देखो फिर से। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने बोला, ये मैंने आपको पहले अच्छे से करा चुकी हूँ मैं, इलेक्शन कमीशन, इट कंडक्ट इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही, ये भी ऊपर देखा था हमने। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जी नहीं, अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रोवाइड सपोर्ट स्टाफ टू द इलेक्शन कमीशन इफ रिक्वायर्ड, ये भी सही है। सो इसका आंसर क्या है आपका, कि बी पार्ट है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा उसने। ओके, हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द प्रेसिडेंट रूल बीन इम्पोज्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। आंसर है आपका मणिपुर। सो मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। अब उसने बोला है दैट इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो थे वो स्टार्ट कब हुए थे, कौन से ईयर में, ये हुए थे आपके 1993 में। ओके, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is given discretionary power under 5th schedule of the Constitution of India to set up tribes advisory council in state which has scheduled tribe but not scheduled areas? कि जो भी डिस्क्रिशनरी पावर होगी रिलेटेड टू 5th शेड्यूल, वो किसके पास पावर होगी, दैट इज योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना कि गवर्नर। ठीक है, अब उसने बोला इसमें से कौन से हैं जो आपके नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन आएगा, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, एंड हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। सो आपका स्टेट्स में आता है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये आपका सही है। जम्मू एंड कश्मीर भी आएगा इसमें। ठीक है, चंडीगढ़ आता है, लद्दाख आता है। ओके, उत्तराखंड नहीं आएगा आपका, ना यूपी आएगा। अब आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी मैंने आपको बताया, उसने बोला इज नॉट करेक्ट। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर होता है। एसजे इज अ सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होता है। पोस्ट ऑफ द सीजे इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, दिस इज इनकरेक्ट। देखिए जो एसजीआई होता है, जैसे आपका अटॉर्नी जनरल होता है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है बिकॉज इट इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बिकॉज इट इज नॉट मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी एसजे इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी होती है ऑफ द कैबिनेट, ये भी सही है। पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, बिल्कुल सही है। पंचायत आर नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्सेस, जी नहीं, पंचायत को ऑथराइजेशन है, वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 ओनली। सो ये हमने ऊपर ही पढ़ा था कि विमेन का रिजर्वेशन पंचायत में कौन से आर्टिकल के अंदर है, 243D। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भी किसके अंडर आएगा, आर्टिकल 243D। ठीक है, एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर लोकसभा के मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन होता है एंटी डिफेक्शन पे, तो कौन देखेगा, स्पीकर देखेगा।